प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने देखा कि रानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की जो महारानी है उनका भारत आगमन होना है, यानी भारत आने वाली हैं। तैयारियां जोरों पे हैं। खबरें इंग्लैंड की अखबारों में छपते हैं कि रानी का दर्जी भी परेशान है कि वो भारत आएंगी तो नेपाल और पाकिस्तान भी जाएंगी, किस मौके पे कौन सा परिधान पहनेंगी। 400 पाउंड का रेशमी परिधान यानी वस्त्र चर्चाओं में है कि 5,000 रुपये का सूट पहन के वो रानी भारत आने वाली हैं। छोटी छोटी उनसे जुड़ी जानकारी एक दिन पहले इंग्लैंड के अखबार में छपते हैं, ब्रिटेन के अखबार में छपते हैं और उसकी कतरने उसके टुकड़े, चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इंटरनेट माध्यम नहीं था, तो एक दिन बाद भारतीय अखबारों में छपते हैं। केवल किसी उनसे जुड़े एक एक छोटे चीज़ों की भी कुंडलियाँ खंगाली जा रही हैं कि रानी का नौकर कौन है, रानी का बावर्ची कौन है, उसके विवरण छप रहे हैं अखबारों में। यहाँ तक कि मनुष्यों की बात छोड़ें, रानी से संबंधित कुत्ते, पालतू पशुओं का भी उल्लेख किया जा रहा है। तैयारियां जोरों पे हैं। उन कुछ ब्रिटेन से जासूस भारतीय दौरा करने वाले हैं कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं कि नहीं। लेकिन एक सब चीज़ फिट हो रही थी। दिल्ली की सड़कें जवान हो रही थी, यानी एकदम काया पलट हो रहा था। स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा था और जो अगल बगल जिस रोड से गुजरने वाली थी उसके मकानों के भी काया पलट हो रहे थे। सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन जो चिंता का विषय था वह मूल बात थी जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर। इस यहाँ से हम सभी का अध्ययन करना है कि नाक की भी एक लंबी दास्तान है। यहाँ से हम लोग का अध्ययन इस भाग में करना है कि नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे, आंदोलन हुए थे, क्योंकि एक मूर्ति थी। लोग कहते थे जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति दिल्ली में थी, तो कुछ क्रांतिकारी या देशभक्त भाव के जो थे वो लोग कहते थे जॉर्ज पंचम ने भारत पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, इसलिए इसका नाक नहीं रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबार के पन्ने भी भर गए थे। बस इस बात की थी जॉर्ज पंचम की नाक रहने दिया जाए या हटा दिया जाए, क्योंकि ये संदेश जाए ब्रिटेन में कि आपके जो आताताई थे वो हमारे देश में उनका सम्मान नहीं है। इसको लेके हमारे देश में एक राजनीतिक अखाड़ा सा बन गया था। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। अब कुछ लोग खामोश होते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं। उनकी ताकतें दोनों तरफ होती हैं, जिसकी बाजी भारी होती है उधर पलटी मार लेते हैं। तो इस तरह हमारे देश में अधिकतर आप राजनीतिक बहसें देखते हैं तो ऐसे नाक को लेके भी बहस थी। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, नाक रहनी चाहिए। रानी का भी दौरा होने वाला है तो भारतीयों के प्रति उनकी सोच इस तरह अच्छी नहीं होगी। और कुछ लोग कहते थे नहीं, एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरह का आताताई जो था उनके नाक हम नहीं रहने देंगे। इस तरह बातें चल रही थी, ये आंदोलन चल रहा था और जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सिक्योरिटी लगा दी गई, हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए। क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में ऐसी जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं कि जिन तक लोगों के पहुंच गए और शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हुआ करता था। पहले इस तरह युद्ध हुआ करता, गुरिल्ला मतलब छिप के। कभी तमाम ऐसे धरोहरों के लिए यहाँ पे भारत में संघर्ष होता था। उसी ज़माने में हादसा हुआ जो इंडिया गेट के सामने वाले, ये सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक गायब कर दिया गया, गायब हो गए। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और नाक काट दी गई, नाक निकाल दी गई। अब आफत हो गई, क्योंकि एक संघर्ष हो गया कि रानी आने वाली हैं और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं। क्या संदेश जाएगा। अब इसको लेकर काफ़ी खींचातानी थी भारत में। रानी आए और नाक न हो, एकदम परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई, जो देश के रखवाले थे, देश की खैरियत चाहते थे। मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया, क्या किया जाए। सभी एक मत से इस बात पे सहमत थे, अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, भारतीयों की इज्जत उनके सामने गिर जाएगी। उच्च स्तर के मशवरे हुए, सबके दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। और यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। तुरंत एक मूर्तिकार को
हाजिर होने के लिए रानी के आने के पूर्व पूर्व नाक लग ही जानी चाहिए। मूर्तिकार यूँ तो था कलाकार, पर पैसे से आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर थी। आते ही हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पे। हुक्कामों मतलब जो अधिकारी हुक्म करने वाले, कुछ के चेहरे लटके हुए थे, कुछ के उदास थे, कुछ घबराए हुए थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन कलाकार के भी मन में एक खींच सी उत्पन्न हो गई थी, उसकी आंखों में भी एक उदासी सी आ गई थी। मूर्तिकार ने तभी एक आवाज़ सुनाई दी और बोला, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। बिल्कुल आप लोग घबराए मत, ये नाक लग ही जाएगी। मूर्तिकार ने सुना, जवाब दिया, नाक लग जाएगी, मुझे पता होना चाहिए, मैं नाक लगा दूंगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। ये लाट यानी किस पत्थर की बनी हुई है और कहाँ से लिया गया है, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि इसका जवाब कौन देगा। एक नज़र से दूसरे को देखा और बताना चाहा। जैसे हमारे देश की ये फितरत है, आदत है, हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर पे डाल देते हैं। तो सभी अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा, ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैर मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ पता नहीं चला। पुरातत्व जो पुरानी संरक्षण की बातें हैं, जो पुराने तथ्यों की बातें, मूर्ति चाहे स्थापत्य कला है, निर्माण की बातें हैं, वो पुरानी सब पुरातत्व विभाग के अंतर्गत होती हैं। लेकिन फाइल टटोली गई कि मूर्ति कहाँ से आई, किस पत्थर के लाटों से आई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लॉर्ड को कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब फाइलें खा चुकी हैं, फाइलों से हटा दिया गया है। हुक्कामों के चेहरे पे एक उदासी के बादल छा गए और एक खास कमेटी बनाई गई। उसके जिम्मे एक काम दिया गया, जैसा भी हो एक काम होना ही चाहिए, नाक का दारोमदार है आप पे। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और मसला हल कर दिया गया। वो बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, आप घबराइए मत, मैं कलाकार हूँ, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों में समझिए कि जान में जान आ गई। कहा आप लोग घबराए मत, ये मैं हिंदुस्तान में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैं जाऊंगा इस पत्थर को लेकर और मैं मिला लूँगा और मैं इसको ठीक ही कर दूंगा। समझिए कि लोगों की जान में ही जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, क्या चीज़ है कि जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती, हर चीज़ हमारे देश के गर्भ में छिपी है, बस ज़रूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। भारत ऐसे नहीं, हम भारत हैं कि सारा जहां हमारा दुश्मन है, फिर भी कुछ हस्ती ऐसी है कि मिटती नहीं हमारी, कि भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं। विश्व गुरु बनने के जो है भारत में मादा रखता है, तो भारत का आने वाला जमा खुशहाल होगा। वो छोटा सा भारत भाषण जो है फौरन अखबारों में छप गया कि बड़ी बातें हो रही हैं, भारत में सब कुछ खोजा जा सकता है। ये बातें मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों के खाने के दौरे पे निकल पड़े। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा, उसके चेहरे पे लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका के खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोद डाला पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। उसने कहा कि मैंने चप्पा चप्पा भी खोज डाला है, लेकिन इस किस्म का पत्थर नहीं मिला मुझे। ये किस किस्म का हो सकता है कि भारत से नहीं कहीं अन्यत्र का हो, ये कहीं नहीं मिला। मैंने हर पहाड़ी क्षेत्रों में गया, ये पत्थर विदेशी है, यह भारत से संबंधित नहीं है। सभापति ने तहस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेश की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके। देखिए यहाँ पे लेखक की एक बड़ी टिप्पणी, हम सारी चीज़ें अपना चुके हैं, रहन सहन, सभ्यता, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, सब चीज़ हम मना चुके हैं। हमारे ऊपर संस्कृति हावी हो चुकी है पाश्चात्य देशों की। रहन सहन जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाते हैं तो पत्थर क्यों नहीं। जब जो है यहाँ पे नृत्य करने वाले जो बाल डांस होते हैं, अगर भारत में एक जो पाश्चात्य देशों की संस्कृति की चीज़ भारत में खोजा जा सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। हमने सब चीज़ों को जब कॉपी किया है, सब चीज़ों की नकल किया है। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उनसे कहा कि एक बात कहना चाहूँगा, इस शर्त पे कि बात अखबारों तक न पहुँचे, आपका काम हो जाएगा।
मूर्तिकार ने कहा एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है ये बातें अखबार में छोटी छोटी। पिछले बार मैं पत्थर खोजने निकला, अखबार की सुर्खियों में निकला और मीडिया के लोग पीछे पड़े, पत्थर मिला, मुझ पर लानत बरस रही थी। तो अब की मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन ये बातें किसी अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति थे जो, उनकी आंखों में चमक आ गई। कहा कि चपरासी को हुक्म हुआ, कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त है आप लोग ठीक समझे। मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पे ठीक वैसे उतार लिया जाए। कुछ दिनों की बात है, रानी चली जाएंगी, फिर नाक उस पुरानी मूर्ति पे लगा दिया जाए। हमारे यहाँ भी तमाम पत्थरों की जो नेताएं शहीद हुए हैं उनकी मूर्तियां हैं, तो क्यों नहीं उनका ही लगा दिया जाए, जब कुछ समय की बात है। और फिर जो है अगले बार जब वो चली जाए फिर उस पर व्यवस्थित ढंग से कर दिया जाए। सब ने एक दूसरों की आंखों में देखा, सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी थी और फिर उसके बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, काम होना चाहिए लेकिन बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से होना चाहिए। और फिर मूर्तिकार जो था देश के दौरे पे निकल पड़ा। अब ये बातें दोनों में तय हो गई कि ये खबरें नहीं जो है छपनी चाहिए, और इसी शर्त के साथ वो मूर्तिकार अब सभी नेता जो शहीद हो चुके थे उनकी मूर्तियों की तरफ बढ़ चुका था कि आखिर किस पत्थर से ये बनाई गई हैं, किन मूर्ति जो है उस पे से अगर इस नाक वो नेताओं की नाक इस मूर्ति पे फिट होगी। चर्चाएं यहाँ तक, फिर आगे की चर्चाएं हम अंतिम भाग में करेंगे। आशा है कि यहाँ तक की कथानक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो अगले भाग में जो शेष बची जो है कहानी है उसका हम अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।